हेलो गाइस। देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने कायरल सेंटर क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, देन असिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। अब यहाँ पे देखिए, हम आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक्चुअली जो मॉलिक्यूल होता है उससे जुड़े हुए जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है, 3D में होती है। किसी भी मॉलिक्यूल को हम 3D में, एक्चुअली 3D में होता है मॉलिक्यूल, तो उसको 2D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, या हमें उसे बोर्ड पे या पेपर पे अगर लिखना हो तो उसे कैसे लिखे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले या फिर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम वही तरीके या प्रोजेक्शन फॉर्मूलेस देखने वाले हैं, मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो तरीका है वो है दैट इज फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलोगे आप? फ्लाइंग वेज। फ्लाइंग वेज के बाद में आता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन के बाद में आता है सॉ हॉर्स एंड देन आता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कौन सा आता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि सबसे पहला जो है, ये देखिए, मॉलिक्यूल को देखने के तरीके है। मॉलिक्यूल को देखने के तरीके, तो मॉलिक्यूल को देखने के किस हिसाब से, किस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल को, किस एंगल से मॉलिक्यूल को देखा जा रहा है, उसके बिहाफ पे ही हम ये मॉलिक्यूल को 4 तरीकों से लिख सकते हैं। दोबारा से सुनिएगा कि मॉलिक्यूल को हम किस एंगल से देख रहे हैं। जो ऑब्जर्वर है वो मॉलिक्यूल को कहां से देख रहा है, वो कौन से एंगल से देख रहा है, कौन से पॉइंट से देख रहा है, इसके बिहाफ पे ही हम ये फ्लाइंग वेज या फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या फिर सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ये दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, ये क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ले लीजिए। मेरे पास में अगर कोई टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होगा तो वो किस तरीके से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आप, मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे बनाने की। यहाँ पे देखिए, ये जो टेट्राहेड्रल होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। ये जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होगा मेरे पास, ये कुछ इस तरीके से होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की। तो चलिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखिए आपको, ये मॉलिक्यूल हो गया टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, दैट इज मीथेन मॉलिक्यूल। तो इस मीथेन मॉलिक्यूल में देखिए आप, अगर आप इसे गौर से अगर देखोगे, इसे गौर से अगर देखोगे तो आप देख लीजिए, अगर आप, मैं जिस डायरेक्शन में मैंने ये ब्लैक पेन किया है उसी डायरेक्शन से देख रहे हो। अभी जैसे बैठे हो आप, जैसे देख रहे हो आपसे घर से, बस वैसे ही देख लीजिए आप, उसी मॉलिक्यूल को वैसे ही देखना है। तो ये देखिए, ये जो पेन है, जो ब्लैक पेन है, दिख रहा है आपको, पूरा जो ब्लैक है ये आपकी तरफ आ रहा है। आप इसी डायरेक्शन से यहां से देख रहे हो ना वैसे, तो ये जो ब्लैक पेन है ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, सो दिस आर द टूवर्ड यू, दिस पेन और दिस बॉन्ड इज टूवर्ड यू। दिस बॉन्ड, ये जो व्हाइट बॉन्ड, ये जो व्हाइट पेन दिख रहा है आपको, ये जो व्हाइट जो मार्कर पेन दिख रहा है आपको, दिस आर अवे फ्रॉम यू। मैं नहीं देख रहा है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को आप देख रहे हो। मॉलिक्यूल को कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। तो ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, ये बॉन्ड क्या है? आपकी तरफ। ये मॉलिक्यूल मैंने 3D में बताया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये 3D में टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है। मीथेन की बात कर रहे हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे 3D में बताया गया। तो अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ है, और दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम यू, दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम यू। और ये जो 3 एटम है, ये एक एटम, ये वाला, ये 2 एटम, और ये जो यहाँ पे जो सेंटर में है, जिससे 4 पेन जुड़े हुए हैं, एक सेंटर है, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो ये 1, ये 2 और ये सेंट्रल एटम, ये क्या आएंगे? इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ। देखो ना आप इसे टेट्राहेड्रल को देखोगे तो मैक्सिमम 5 एटम है। तो 5, ये देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और सेंट्रल एटम होगा 5 एटम हो गए। तो मैक्सिमम एटम कितने एक प्लेन में आने वाले हैं? 3 ही आने वाले ना। एक ये ऊपर वाला, ये सेंट्रल एटम, और एक ये साइड वाला। तो ये जो पेन, जो आपको सिमिलर पेन दिखाई दे रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये 2 बॉन्ड जो है इन द प्लेन ऑफ पेपर है, इन द प्लेन ऑफ पेपर है। और ये जो बॉन्ड आ रहा है ये आपकी तरफ आ रहा है, और ये बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है। एग्जैक्ट वर्ड, ये जो आपकी तरफ आ रहा है ये आपसे दूर जा रहा है। इसमें 180 का एंगल है क्या? नहीं। इसका ये मतलब एग्जैक्ट, ये मतलब नहीं होता है कि आपसे एकदम अपोजिट है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि 180 का एंगल होगा। 180 का एंगल नहीं होगा। एंगल यहाँ पे देखिए 180 का नहीं होगा। यहाँ पे ये सिर्फ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये बॉन्ड जो है ये आपकी तरफ आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, और ये 2 जो बॉन्ड रहेंगे ये इन द प्लेन में रहेंगे। कैसे भी देख लो मॉलिक्यूल को, चाहे आप ऐसे देख लो मॉलिक्यूल को, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, ये बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, और ये 2 बॉन्ड जो रहेंगे इन द प्लेन ऑफ पेपर रहेंगे।
तो मॉलिक्यूल को अगर ऐसे देखोगे आप, तो जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है उसे बताते हैं वेज से। किससे बताते हैं? वेज से। जो एक्चुअली वेज क्या होता है, जो पच्चर होता है, लकड़ियों के पच्चर वगैरह होते हैं, आपको देखा होगा, पता होगा कि एक जो पॉइंट होता है उसका छोटा होता है, नैरो होता है, एक पॉइंट जो होता है बड़ा होता है, उसे पच्चर कहते हैं, तो उसे इंग्लिश में वेज कहा जाता है। ठीक है, ये वेज मेटालिक भी हो सकता है, जनरली वुड का आपके ध्यान में आ गया होगा। और दूसरा जो फॉर्मूला, देखिए ये जो फ्रंट जो बॉन्ड आ रहा है आपकी तरफ, मैं ऐसे तो मॉलिक्यूल को 3D में नहीं बता सकता हूं आपको, बोर्ड पे अगर बताना है, 2D में अगर बताना है, तो ये जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है इसे वेज से बताया जाता है, और जो बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो किससे बताया जाता है? डैश से। और अगर सॉलिड लाइन है तो वो बॉन्ड बताएंगे कि मॉलिक्यूल इन द प्लेन ऑफ पेपर है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बताया था कि ये देखो फ्लाइंग वेज में आपको दिख रहा है, ये इसे कहते हैं वेज। वेज का मतलब होता है कि दिस बॉन्ड इज टूवर्ड यू, टूवर्ड ऑब्जर्वर। कौन कहां से देख रहा है उसे? दैट इज टूवर्ड ऑब्जर्वर। या तो क्या बोल सकते हैं उसे? अबव द प्लेन, क्योंकि दो ही तो बॉन्ड यहाँ पे इन द प्लेन है, मतलब मैक्सिमम कितने एटम प्लेन में है? 3 एटम है। मैंने जो ये पेन बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, ये देख लीजिए, दोबारा से देखिए, ये तो दो प्लेन में थे, ये दो कहां थे? प्लेन में थे। ये क्या था? आपकी तरफ था, आपकी तरफ आ रहा था, तो ये अबव द प्लेन था। ये क्या था? बिलो द प्लेन। इसे क्या बोलोगे? टूवर्ड यू, या फिर ये बोलोगे अवे फ्रॉम यू, या तो इसे ऐसा ले लो आप, ऐसा देख लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लेन हो जाएगा। ये दो पेन जो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो जाएगा? प्लेन हो जाएगा। ये क्या होगा? अबव द प्लेन। और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? डंडा, दैट इज बिलो द प्लेन। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये सॉलिड, यहाँ पे आपको जो वेज दिखाई दे रहा है, वेज दैट इज टूवर्ड ऑब्जर्वर, ये क्या है? दैट इज अबव द प्लेन है। इसे आप टूवर्ड ऑब्जर्वर बोलिए या फिर अबव द प्लेन बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो डैश लाइन बता रहा हूं यहाँ पे, देखिए डैश का मतलब होता है दैट इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। एग्जैक्ट 180 का एंगल नहीं है, जो किससे दूर जा रहा है सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, अपोजिट टू यू, आपसे अपोजिट जो डायरेक्शन में जा रहा है उसे डैश से बताया जाता है। किससे बताएंगे? डैश से। तो दैट आर द अवे फ्रॉम यू, और या फिर क्या बोलोगे? दैट इज बिलो द प्लेन बोलोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमने सॉलिड लाइन से बताई, देखिए सॉलिड लाइन है, ये दो पेन अभी थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने, ये दो पेन आपको, एक जो सिमेट्रिकल पेन बताया, ये जो सॉलिड लाइन से बता रहे हैं हम इसे इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर की क्या रहेंगे? प्लेन में रहेंगे। जैसे कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया मैंने, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको समझने के लिए ये मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, ये समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है, तो ये जो बॉन्ड बताया यहाँ पे, वेज जो फॉर्मूला है, ये अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देख लीजिए, देखने के तरीके पे डिपेंड करता है। ये देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से आप देख रहे हो, ये आपकी आंख है, ठीक है, आई बता देता हूँ, दैट इज ऑब्जर्वर है। ये क्या है यहाँ पे हमारे पास में? ऑब्जर्वर। आप यहाँ से उसे देख रहे हो, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपकी तरफ दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड क्या दिख रहा है आपको? आपकी तरफ दिख रहा है। तो मतलब ये क्या लिखेंगे हम? ये जो वेज फॉर्मूला है, दिस बॉन्ड टूवर्ड यू, दिस आर द टूवर्ड ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ बॉन्ड है, इसलिए हमने इसे किसे बताया? वेज से बताया। और ये बॉन्ड जो है ये ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे? दिस आर द अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और जो टूवर्ड यू है उसमें आप क्या बोलोगे? दैट इज अबव द प्लेन बोलोगे। और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उसे क्या बोलोगे आप? बिलो द प्लेन। तो बात समझ में आ रही है आपको? इसे क्या बोलोगे आप? बिलो द प्लेन। और ये क्या बोलोगे आप? दैट इज अबव द प्लेन। क्या बोलोगे? अबव द प्लेन। ये प्लेन के क्या है? अबव साइड में, ऊपर की साइड में प्लेन के, और ये प्लेन के बिलो साइड में। अब ये दो डंडे जो बचे हैं यहाँ पे, दो बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको, साफ साफ दिख रहे हैं, ये कहां पे रहेंगे? इन द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इस टेट्राहेड्रल में टोटल 5 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हुए हैं, तो मैक्सिमम कितने एटम्स एक प्लेन में आएंगे? 3। ये देखिए, एक, ये 2 और ये 3। तो ये दो जो बॉन्ड है यहाँ पे, चलिए मैं लिख देता हूं, ये दो बॉन्ड जो रहेंगे कहां पे रहेंगे? इन दी प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। पेपर की क्या रहेंगे? प्लेन में रहेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आपको वेज और डैश फार्मूला क्या बता रहा है। वेज और डैश फार्मूला बता रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो 3D में है, तो जो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है वो अबव द प्लेन होगा, या फिर उसे किससे दर्शाया जाएगा? वेज से दर्शाया जाएगा। और जो बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है उसे किससे बताया जाएगा? डैश से बताया जाएगा। और जो प्लेन में रहेंगे, इन द प्लेन ऑफ पेपर में रहेंगे, उसे सॉलिड लाइन से बताया जाएगा। तो यही यहाँ पे वेज और डैश फार्मूला की कहानी है। इस तरीके से ही वेज डैश फार्मूला बताया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप, वेज और डैश क्या रहेगा? वेज बोले तो अबव द प्लेन या टूवर्ड ऑब्जर्वर, और डैश बोले तो दैट इज बिलो द प्लेन, या फिर क्या बोलोगे आप? दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऐसे कहीं स्ट्रक्चर अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाती है। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको ये यहाँ पे जो प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज है या रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल के, ये बात समझ में आ गई आपको, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरा समझ में आएगा, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हर जगह है,
जितने बार भी रिएक्शन में रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फंसोगे। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं है तो आप डेफिनेटली फंसने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वेज है, टूवर्ड यू है या अबोव द प्लेन है, ये डैश है, इसे कहते हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या तो क्या बोलोगे बिलो द प्लेन, और ये जो सॉलिड लाइन हमने लिखी है दिस आर द इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन द प्लेन ऑफ पेपर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। बाद में सॉहर्स भी देखेंगे, न्यूमैन भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होगा? सिंपल है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, दैट इज द मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को 2D में लिखा गया। मैंने अभी देखा है कि ऑब्जर्वर को हमने फ्लाइंग वेज में बताया कि हम मॉलिक्यूल को कैसे देखते हैं। मॉलिक्यूल को देखने के तरीके पे तो बताया गया है कि फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, दैट इज फ्लाइंग वेज क्या होगा, न्यूमैन क्या होगा, दैट इज और क्या होगा, सॉहर्स क्या होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए सेकंड जो है हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलोगे? फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलोगे यहाँ पे? फिशर प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे देखिए हमने कैसा देखा था, दोबारा से देखिएगा। हमने टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को कुछ यहाँ ऐसा देखा था, इस एंगल में देखा था। दोबारा से देखिएगा, कुछ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को हमने इस एंगल में देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये आपकी तरफ था। चलिए मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये आपकी तरफ था और ये आपसे दूर था। ये एक आपकी तरफ था, एक आपसे दूर था, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को कैसे देखना है, इसे कहोगे आप वेज एंड डैश, वेज एंड डैश। अब मॉलिक्यूल को कहां से देखना है? देखो आपको ये दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, ये दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं, इस दो बॉन्ड के बीच में देखना है आपको, यहां पे देखना है। ये मॉलिक्यूल को अब अभी यहाँ पे ऐसा देखा था, एक ही पॉइंट आपकी तरफ था, अब आपकी तरफ दो पॉइंट है। ये दोनों पेन ये आपकी तरफ है, या तो ये दोनों पॉइंट आपकी तरफ है। देखिए यहाँ पे या तो ये दो बॉन्ड ले लीजिए आपकी तरफ, या तो ये दो बॉन्ड आपकी तरफ लीजिए। दोनों के बीच में देखिए आप, यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए आप, इन दोनों के बीच में देखोगे आप तो उसे कहते हैं दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। मतलब ये दो बॉन्ड के बीच में देखना है। अभी आपको सारा जो खेल है ना ये देखने पर डिपेंड करता है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, देन सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला एंड देन फ्लाइंग वेज। तो अगर आपने दो बॉन्ड के बीच में से अगर देखा मॉलिक्यूल को तो इसे कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल को बीच में से अगर यहाँ से देखोगे आप तो इसे क्या बोलोगे? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मेरे पास में मान लीजिएगा यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम है। यहाँ पे देखिए आप ये एक, ये दो और ये तीन और ये चार, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पहला एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दूसरा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है। यहाँ पे तीसरा एटम, मैंने मान लिया कार्बन लेके चलते। चलिए कार्बन ले लेता हूँ। इस कार्बन को हम टेट्राहेलेंसी होने की वजह से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बन का एग्जाम्पल लेके। तो अब देखो कार्बन से यहाँ पे देखिए एक एटम जुड़ा है, दूसरा एटम जुड़ा है, तीसरा एटम जुड़ा है और ये चौथा एटम जुड़ा है। अब मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हो? ये यहां से देख रहे हो। देखिए मॉलिक्यूल को आप यहां से देख रहे हो, ये देखिए आप मॉलिक्यूल को कुछ यहां से देख रहे हैं। मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर। दिख रहा है आपको? देखो दोनों के बीच में देख रहे हो, ये दोनों के बीच में देख रहे हो। देखो आप यहाँ पे मॉलिक्यूल को कैसे देख रहे हो? इन दोनों के बीच में देख रहे हो, इन दोनों के बीच में देख रहे हो। तो इसे क्या बोला जाता है? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। या तो ये दोनों के बीच में देखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो ये दोनों के बीच देखिए आप, या तो ये दोनों के बीच देख लीजिए। इसे क्या करोगे? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को लिखते कैसे, इसे कैसे लिखा जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसे लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। देख लीजिए क्रॉस बना लिया हमने, ये क्या बना लिया? यहाँ पे क्रॉस बना लिया। क्रॉस बनाने के बाद में देखिए यहाँ पे एटम हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 4 हो जाएगा, 1 and 4, और ऊपर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो गया, और उसके बाद में देखिए ये 1 and 4 हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 and 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे कैसे हो जाएगा? दैट इज सॉरी, ये देखिए 1 2 3 सही है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं मॉलिक्यूल को। ये है दैट इज 2D रिप्रेजेंटेशन। 2D रिप्रेजेंटेशन या कहते हैं इसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एक्चुअली क्या है, यहां पे देख लीजिए आप मॉलिक्यूल को एक बार दोबारा से देख लीजिए आप। दोबारा से देखिए आप, ये हमारे पास में आप मॉलिक्यूल को कहां से देख रहे हो? ये देख लीजिए, दोबारा से देखिए आपको समझ में आएगा। ये दो बॉन्ड जो है दिस आर पॉइंटिंग टुवर्ड यू. These two bonds are pointing toward you. These atoms or the group of atoms pointing toward you, and these atoms or the group of atoms
दैट इज अवे फ्रॉम यू, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। तो जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आपकी तरफ है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी तरफ कौन से है, यहाँ पे एटम्स 1 एंड व्हाट एटम्स 2, सॉरी एटम 1 एंड एटम 4 ये आपकी तरफ है, और एटम 2 एंड एटम 3 आपसे दूर है। तो जो एटम, तो यहाँ पे लिखता हूं, देखिए यहाँ पे द एटम्स और क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ग्रुप ऑफ एटम्स और द ग्रुप ऑफ एटम्स पॉइंटिंग टूवर्ड यू आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड यू और टूवर्ड ऑब्जर्वर बोलिए आप, यहाँ पे यू की बजाय हम यहाँ पे क्या लेंगे, दैट इज ऑब्जर्वर लेंगे, क्योंकि हम ऑब्जर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड यू आर प्लेस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए यहाँ पे उन्हें कहां पे प्लेस करना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्लेस करना है, मतलब इस लाइन पे प्लेस करोगे आप उसे। दोबारा से देखिए, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड यू, जो एटम्स आपकी तरफ आ रहे हैं, यहां से देख रहे हो ना, तो ये दो एटम्स आपके 1 एंड 4 आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें कहां पे रखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखोगे। दूसरी बात देखिए, द एटम्स, ये पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द एटम्स आर और ग्रुप ऑफ एटम्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब देखिए यहाँ पे ये दो तो आपकी तरफ आ रहे थे, ये दो जो है ये आपकी तरफ आ रहे थे, और दो क्या आ रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे। तो जो दो आपसे दूर जा रहे थे, सो दैट इज द एटम्स ऑफ ग्रुप ऑफ एटम अवे फ्रॉम द यू और द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आर प्लेस, उन्हें क्या रखना है आपको, आर प्लेस ऑन वर्टिकल लाइंस, आर प्लेस ऑन द विच लाइन, वर्टिकल लाइंस। ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको कहां पे रखना है उन्हें, वर्टिकल लाइंस पे। देखिए वर्टिकल लाइन बोले तो इस तरीके से खड़ी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन पे रखना है। दोबारा से देखिएगा आपको देखने के तरीके पे से बताना है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होगा और वेज और डैश फार्मूला क्या होगा। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में हम दो बॉन्ड के बीच में देखते हैं, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को अगर आप दो बॉन्ड के बीच से देखोगे तो दो बॉन्ड तो आपकी तरफ आपको दिखाई देंगे और दो बॉन्ड आपसे दूर जाते हुए दिखाई देंगे। तो आपने क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में जो बॉन्ड आपकी तरफ दिख रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखना है, और जो आपसे दूर जा रहे हैं उन्हें कहां पे लिखना है, वर्टिकल लाइन पे लिखना है। तो देखिए 1 एंड 4 ये कहां पे है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो देखिए इन्हें कहां लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहां पे लिखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, वेट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने क्या किया, ये 2 एंड 3 आपसे दूर जा रहे हैं, 2 एंड 3 क्या हो रहा है, आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये कहां पे लिखा है, देखो वर्टिकल लाइन पे लिखा है। और दोबारा से देख लीजिए, अब यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन है, मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, इधर देख लीजिए आप, मैंने क्या जोड़ा है यहाँ पे जोड़ दिया COOH, यहाँ पे क्या जोड़ा है COOH, और मान लीजिए यहाँ पे क्या जोड़ दिया है, CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। देखो ये यहाँ पे लिखा है, सॉरी H लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं H, और यहाँ पे लिख देते हैं हम दैट इज CH3, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं CH3, और यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे OH, यहाँ पे लिख देंगे OH, और यहाँ पे लिख देंगे CH3। तो देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया ये पहला है, ये सेकंड है, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहां से देख रहे हो, देखिए यहां से आप कहां से देख रहे हो, मॉलिक्यूल को यहां से देख रहे हो। ये 1 एंड 2 एंड 4, 1 एंड 3 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूल को आप यहां से देख रहे हो, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। तो आप कहां पे देख रहे हो, HOH के बीच में से देख रहे हो, HOH के बीच से देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये हाइड्रोजन एटम और ये OH एटम ये आपकी तरफ आ रहा है। तो इसे कहां पे रख दोगे, पहले तो क्रॉस खींच लो आप, पहले तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रॉस लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और OH आपकी तरफ आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन और OH को कहां पे लिख दोगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिख दोगे। और ये दो जो है ये आपको कहां पे लिखना है, वर्टिकल लाइन पे। तो वर्टिकल लाइन पे ऊपर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। 3D मॉलिक्यूल को 2D में लिखने का जो तरीका है, उसे ऑब्जर्व करने के तरीके पे इसे बोला गया है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अब बात ये आती है कि ये थर्ड में आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 2 है थर्ड में, 2 और थर्ड में 2 ऊपर होगा कि थर्ड ऊपर होगा, ये बात सवाल आता है। नहीं तो बच्चे क्या करते थे, कई बार 3 को ऊपर लिख देते हैं, 2 को नीचे लिख देते हैं। तो ये COH को हमने ऊपर क्यों लिखा है,
और CH3 को नीचे क्यों लिखा है? तो यहाँ पे हमने ये जो ऊपर लिखा है हमने COH, ये मोस्ट प्रायर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मोस्ट प्रायर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? मोस्ट प्रायर ग्रुप। मोस्ट प्रायर ग्रुप बोले तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC के रूल के हिसाब से ये कैसा ग्रुप है? यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब उसकी प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। हमने देखा है, मैंने आपको टोटल प्रायोरिटी के बिहाफ पे मैंने टोटल कितने ग्रुप बताए थे आपको? 12 फंक्शनल ग्रुप बताए थे, 12 से 13 फंक्शनल ग्रुप एक सीक्वेंस में लिख के दिए हैं। 12 से 13 फंक्शनल ग्रुप। सबसे ऊपर COH हो जाएगा, बाद में SO3OH हो जाएगा, बाद में COCl हो जाएगा, एसिड अनहाइड्राइड हो जाएगा, ईस्टर हो जाएगा, अल्कोहल नीचे आता है कि नहीं? अल्कोहल के बाद में अमाइन होता है। यही तो प्रायोरिटी है। अगर ऐसे आपको दिख जाए तो उसमें आपको मोस्ट प्रायर ग्रुप ऊपर रखना है। मोस्ट प्रायर ग्रुप कहां पे रखना है? ऊपर रखना है, या इसे कहते हैं मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप। तो बात समझ में आ गई आपको कि दो जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, जो दो बॉन्ड आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्हें कहां पे लिखोगे? हॉरिजॉन्टल लाइन पे पटक दोगे, ठीक है। और जो दो ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आपसे दूर जा रहे हैं, उन्हें कहां पे रखना है? वर्टिकल लाइन पे रखना है। वर्टिकल लाइन पे भी ऊपर कौन सा ग्रुप रखोगे? जो मोस्ट प्रायर रहेगा। प्रायोरिटी कौन डिसाइड करेगा? IUPAC रूल से हमने एक बार पढ़ लेना आपने, मैंने आपको 12 से 13 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बताया है, उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताई है यहाँ पे। तो मोस्ट प्रायर जो होगा वो हम कहां पे रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपने अगर ये देखिए, अगर ऐसा लिखा तो ये सही है। अगर आपने ऐसा लिख दिया, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? CH3, यहाँ पे लिख दिया H, और यहाँ पे लिख दिया OH, और यहाँ पे लिख दिया COH, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो जाएगा। ये बात देखिए, ये सही होगा क्योंकि मोस्ट प्रायर ग्रुप ऊपर रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ पे दो छोटे छोटे और फॉर्मूले हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक है सॉहर्स, और सॉहर्स के बाद में देखेंगे हम, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, चलिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखिए कौन सा है? देखा घोड़ा, सॉहर्स, मजाक की बात थी। सो दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब इस सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये भी देखने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि मॉलिक्यूल को देखने के तरीके पे ही यहाँ पे हमने फ्लाइंग वेज बताया, फ्लाइंग वेज, देन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आपने क्या करना है? फ्लाइंग वेज में एक ही बॉन्ड को देखना है, एक ही डंडे को देखना है, तो फ्लाइंग वेज हो जाएगा। दो बॉन्ड के बीच में देखोगे तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए सॉहर्स में क्या होगा। थर्ड में देखिए आप, सॉहर्स, दैट इज सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्या बोलोगे इसे? सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में सबसे पहले क्या करो आप? देख लीजिए, सॉहर्स में सबसे पहले क्या करना है आपको? एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। सॉहर्स में सबसे पहले क्या कर दिया आपने? एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे आपने एक काम कीजिए, यहाँ पे वाई अल्फाबेट निकाल लिया आपने वाई अल्फाबेट। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वहां पे भी वाई अल्फाबेट निकाल दो आप। वहां पे भी क्या निकाला आपने? वाई अल्फाबेट। चाहे तो आप सीधा वाई अल्फाबेट सीधा निकालो। देखिए यहाँ पे ये क्या है मेरे पास में? पहला दो पॉइंट दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये है। तो पहले पॉइंट पे हमने क्या निकाला है? वाई अल्फाबेट निकाला है। देखो आपको दिख रहा होगा, ये पहले पॉइंट पे हमने ये वाई अल्फाबेट निकाला है। दिख रहा है आपको? पहले पॉइंट पे क्या निकाला है? वाई अल्फाबेट। दूसरे पॉइंट पे भी हमने क्या निकाला है? वाई अल्फाबेट ही निकाला है। चाहे तो दूसरे पॉइंट का वाई अल्फाबेट आप उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? ऐसा भी रख सकते हो, चाहे पहला वाई अल्फाबेट दूसरे वाई अल्फाबेट से पूरी तरीके से ढक रहा हो, या तो फिर दूसरा वाई अल्फाबेट और पहला वाई अल्फाबेट पूरी तरीके से ना ढक रहे हो, एक में के अपोजिट साइड में हो गया। समझ में आ रही है बात? अब मॉलिक्यूल को कहां से देखोगे आप? अब मॉलिक्यूल को कहां से देखना है आपको? मॉलिक्यूल को यहां से देखना है। इधर देखो, ये पॉइंट दिख रहा है आपको? यहां से देखना है मॉलिक्यूल को। चलिए मैं यहाँ पे आर्क बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑब्जर्वर हो जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल को कहां से देखना है? दैट इज मॉलिक्यूल शुड बी ऑब्जर्व, मॉलिक्यूल शुड बी ऑब्जर्व, और मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन देखना है आपको। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन के अलोंग में मॉलिक्यूल को देखना है। इस लाइन के अलोंग में आपको क्या करना है? मॉलिक्यूल को देखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों अल्फाबेट मैंने वाई को पूरी तरीके से ढक रहा है, या तो फिर वाई को नहीं ढक सकता है। यहाँ पे देख लीजिए आप, दूसरा मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये वाई अल्फाबेट हो गया। दूसरा वाई अल्फाबेट कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एग्जैक्ट ऐसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इन दोनों फॉर्मूलों को क्या बोला जाता है? दैट इज सॉहर्स। इनको क्या बोला जाता है? सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली मॉलिक्यूल को देखने के तरीके पे बता रहे हैं हम यहाँ पे। मॉलिक्यूल को अलोंग द लाइन देखोगे आप, अलोंग द लाइन देखोगे तो उसे क्या बोलोगे? सॉहर्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है जाएगा,
ये देखिए यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए मेरे पास में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, दूसरे दो कार्बन हो गए। यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन के बाद में यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, H जोड़ दिया, यहाँ पे भी H जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। तो क्या हो गया, CH3 CH2 हो गया। देखिए ना CH3 और ये क्या हो गया CH2। उसके बाद में क्या हो गया C, मैंने दूसरा वाई अल्फाबेट निकाला। चलिए वाई अल्फाबेट दोनों एक में को ढक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकाला, CH3 निकाला। तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसे कहते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं इसे, ब्यूटेन। देखो ना CH3 CH2 CH2 CH3, इसे क्या बोलोगे, दैट इज एन ब्यूटेन। क्या बोलोगे, एन ब्यूटेन। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। हम उसे उल्टा भी कर सकते हैं, तो चलिए उल्टा भी बता देता हूँ करके। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या निकाला, वाई अल्फाबेट निकाला। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो देखिए उल्टा भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन देखिए ना आप यहाँ पे, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3, तो ब्यूटेन हो गया ना, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन। तो CH3 जो एन ब्यूटेन है, वो एन ब्यूटेन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं 100 हर्ट्ज में। देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं ताकि पूरा का पूरा ढक ले, ओवरलैप कर जाए, और एक क्या कर जाए, पूरी तरीके से ना ढके। अगर पूरी तरीके से अगर ढक देता है मॉलिक्यूल, पूरी तरीके से अगर ढक देता है, जैसे कि यहाँ पे ढका है, वाई के ऊपर वाई आ जा रहा है, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है, अगर पूरी तरीके से अगर हो जाए तो उसे कहते हैं इक्लिप्स। उसे क्या बोलोगे आप, इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलोगे उसे, इक्लिप्स। इक्लिप्स सुना है ना आपने, जो ग्रहण लगता है, दैट इज मून को ग्रहण लगता है, सन को ग्रहण लगता है, तो क्या कर देता है, वो जो दो प्लैनेट्स है वो एक में से क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इक्लिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से कवर हो रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, CH3 के ऊपर CH3, इसे कहते हैं इक्लिप्स। इसे क्या बोलोगे आप, इक्लिप्स, मतलब पूरी तरीके से ढकना, पूरी तरीके से ढकना, इसे क्या बोलोगे आप, इक्लिप्स बोलोगे। क्या बोलोगे इसे, इक्लिप्स। मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा थीटा, ये दोनों के पहले, ये पहला प्लेन, ये पहला प्लेन देख लीजिए आप, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए ये पहला प्लेन है, इसमें ये पहला कार्बन है, यहाँ पे 3 एटम जुड़े हुए हैं, एक, ये 2 और ये 3, दिख रहा है आपको, समझ लो आप थोड़ा सा, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा दूसरा जो 3 एटम से ग्रुप ऑफ एटम है, एक में ओवरलैप हो जाए, तो ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंगल थीटा इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है, ये देखिए इनके बीच में, ये दोनों के बीच में, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है, यहाँ पे थीटा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे थीटा 0 है, तो थीटा अगर 0 है, पूरा पूरा अगर वाई अगर एक में को ढक ले, तो उसे क्या कहते हैं, इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, इक्लिप्स फॉर्म कहते हैं। और पहले में और दूसरे में, पहले प्लेन में और दूसरे प्लेन में अगर 60 का एंगल हो जाए, कितने का एंगल हो जाए, 60 का, इसे कहते हैं डायहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं इसे, डायहेड्रल एंगल। जैसे कि इसमें होता है, जैसे कि इसमें हो रहा है या इसमें हो रहा है, इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में एंगल कितना होता है, डायहेड्रल एंगल 60 का होता है, और इक्लिप्स में एंगल कितने का होता है, दैट इज 0 होता है। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो उसे कहते हैं इक्लिप्स, और थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 60 हो जाए, तो उसे कहते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलोगे आप उसे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में अपोजिट है, मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करूंगा आपसे, एक मिनट दीजिए मुझे। अभी देख लीजिए, ये वाई है, ये दिख रहा है आपको, साफ साफ वाई दिख रहा है, ये जो वाई है दिख रहा है आपको। चलिए ये वाई है पहला। दूसरा वाई कैसा होगा, दूसरे वाई का जो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो ऐसा होगा, ये इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा। इनके बीच का जो एंगल है, ये देखिए, ये एंगल बोला है मैंने, कोई भी एंगल नहीं लेना है, ये एंगल कितने का हो गया, 60 का हो गया, इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, स्टैगर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे एक बात और सुन लीजिएगा, अगर थीटा इज नॉट इक्वल टू 60, नॉट इक्वल टू 60, थीटा इज नॉट इक्वल टू 60, नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री भी नहीं है और 60 डिग्री भी नहीं है, मतलब वो इक्लिप्स भी नहीं होगा, स्टैगर्ड भी नहीं होगा। समझ में आ गई बात आपको, वो इक्लिप्स भी नहीं होगा और स्टैगर्ड भी नहीं होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 60 और नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो स्टैगर्ड भी नहीं होगा और इक्लिप्स भी नहीं होगा। तो जो नया फॉर्म होता है उसे कहते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या कहते हैं उसे, स्क्यू। जैसे कि थीटा इक्वल टू 0 है तो क्या कहते हैं, इक्लिप्स। थीटा इक्वल टू 60 है तो उसे क्या कहते हैं हम, दैट इज उसे कहते हैं स्टैगर्ड। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 भी नहीं है, मतलब 30 हो 40 हो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 60 नहीं है और 0 भी नहीं है, उसे कहते हैं हम दैट इज स्क्यू फॉर्म। क्या कहते हैं उसे, स्क्यू फॉर्म, या फिर उसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं गॉश। आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं उसे, गॉश फॉर्म।
क्या बोलोगे आप उसे? स्क्यू फॉर्म, आल्सो कॉल्ड एज ड्यूज फॉर्म बोलोगे उसे, गॉश फॉर्म बोलोगे। मतलब यहाँ पे थीटा 60 भी नहीं है और कितना नहीं है, 0 डिग्री भी नहीं है, तो उसे क्या बोलोगे आप? गॉश फॉर्म बोलोगे। तो देखिए इसे कहते हैं दैट इज द सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं इसे? सॉ-हॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। सिंपल है, सिंपल क्या करना है आपको, देखो यहाँ से इस तरीके से निकालना है। बाद में आपने क्या करना है, वाई अल्फाबेट निकालना है। देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे निकाल दिया आपने। पहले क्या किया, वाई अल्फाबेट निकाल दिया मैंने, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे COH लगा दिया। बाद में दूसरा अल्फाबेट निकाला हमने, दूसरा भी वाई अल्फाबेट। तो वाई अल्फाबेट को अगर कवर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसे कहेंगे इक्लिप्स। अगर अपोजिट साइड में चला जा रहा है, 60 का डायहेड्रल एंगल बन रहा है, तो उसे कहते हैं हम दैट इज स्टैगर्ड। अगर एंगल 60 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, उसे कहेंगे गॉश फॉर्म, या फिर कहेंगे उसे दैट इज द स्क्यू फॉर्म बोलेंगे। चलिए लास्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, बस 2 मिनट दीजिए मुझे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि सॉ-हॉर्स में आपको मॉलिक्यूल को अलोंग दी लाइन देखना है, अलोंग दी लाइन देखना है। फ्लाइंग वेज में क्या करना है, आपको एक डंडे को देखना है, एक ही बॉन्ड को देखना है जो आपकी तरफ आ रहा है, उस पर बताओगे फ्लाइंग वेज। 2 बॉन्ड के बीच में देखोगे तो दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर आपने अलोंग दी लाइन देखोगे तो उसे क्या बोलोगे, दैट इज अलोंग दी लाइन अगर देखोगे तो उसे बोलोगे सॉ-हॉर्स। क्या बोलोगे? सॉ-हॉर्स। चौथा देख लीजिए यहाँ पे, दैट इज न्यूमैन, नया आदमी, ठीक है, न्यूमैन है, दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलोगे आप? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये मेरे पास देख लीजिए यहाँ पे, ये सॉ-हॉर्स है, ये क्या हो गया? सॉ-हॉर्स। अब या तो ये सॉ-हॉर्स क्या हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, गॉश सॉरी क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म निकाला है इसका। कौन सा फॉर्म निकाला है? स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म निकाला है। थीटा इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। दिख रहा है आपको साफ साफ, स्टैगर्ड ही है, क्योंकि वाई से क्या नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को देखना है आपको, ये कार्बन को देखना है। दिस आर तो कौन सा कार्बन है मुझे बताइए, ये कार्बन है फ्रंट कार्बन। कौन सा कार्बन है ये? फ्रंट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है यहाँ पे? फ्रंट कार्बन। समझ में आ गई बात आपको? ये कौन सा कार्बन है यहाँ पे? फ्रंट कार्बन। और ये जो पीछे वाला जो कार्बन है, इसे क्या बोलोगे आप? रेयर कार्बन। क्या बोलोगे? रेयर कार्बन और रेयर एटम। तो आपको बात समझ में आ गई कि पहले तो आपने देखो मैंने स्टैगर्ड बनाया है। स्टैगर्ड में दिख रहा है आपको कि जो आपकी तरफ दिख रहा है उसे कहेंगे फ्रंट कार्बन, जो आपको पॉइंटिंग टुवर्ड यू, दिस आर पॉइंट, क्या ये लाइन से देख रहे हो आप उसे। तो मुझे बताइए व्हाइट पोर्शन, दिस आर द, ये फ्रंट कार्बन होगा, ये फ्रंट कार्बन होगा, और ये कौन सा कार्बन होगा? पीछे वाला कार्बन बोले तो रेयर कार्बन होगा। क्या होगा? रेयर कार्बन। अब देख लीजिए ये जो फ्रंट कार्बन है, ये जो फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन को कैसे बनाते हैं, ये देख लीजिए फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन दिख रहा है आपको, मैंने चलिए इसे फ्रंट कार्बन बोला है, इसे रेयर कार्बन बोला है। तो फ्रंट कार्बन को देखिए आप कैसे बनाते हैं। फ्रंट कार्बन को बनाते हैं डॉट से। किससे बना दिया? डॉट से। और डॉट के बाद में हमने उसके बाद में 3 बॉन्ड दे दिए उसके। कितने बॉन्ड दे दिए? 3। चलिए मैं 3 बॉन्ड दे देता हूं यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये 1 बॉन्ड हो गया। देखिए कितने बॉन्ड होंगे? 3 बॉन्ड बताने हैं मुझे, 1, ये 2 और ये 3। बता दिए 3 बॉन्ड, दिख रहे हैं ना आपको साफ साफ। ये देखिए फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड बना दिए हम, ये 3 बॉन्ड बना दिए। डॉट से बनाना है और 3 बॉन्ड दे देने उसको, ठीक है। 1 बॉन्ड तो उसका पीछे के साइड में है, तो 4 बॉन्ड होने वाले। अब ये जो पीछे का रेयर कार्बन है, ये बनाते हैं सर्कल से। ये किससे बनाते हैं? सर्कल से। बात समझ में आ गई आपको? फ्रंट जो कार्बन है वो हमने डॉट से बनाया, और पीछे वाला जो कार्बन है वो किससे बना दिया? सर्कल से बना दिया। अब सर्कल के पास जो वाला जो कार्बन है उसको भी वैलेंसी 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये 3। समझ में आ गई बात? यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हो गया हमारे पास में फ्रंट कार्बन, और ये सर्कल जो होगा रेयर कार्बन। ये जो वैलेंसी दिख रही है आपको, ये फ्रंट कार्बन की वैलेंसी है, और ये जो वैलेंसी दिख रही है आपको 1, 2, 3, ये किसकी वैलेंसी है? दैट इज रेयर कार्बन की वैलेंसी। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ इस तरीके से होगा। देखो ये मॉलिक्यूल देखो आप, ये फ्रंट कार्बन हो गया मेरे पास। ये कौन सा कार्बन हो गया? फ्रंट कार्बन। ऐसे निकालोगे आप, ये फ्रंट कार्बन हो गया। अब रेयर कार्बन किससे निकालोगे? सर्कल से निकालोगे, और उसकी 3 वैलेंसी बता दोगे, 1, ये 2 और ये 3। इसे कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसे क्या बोला जाता है? दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलोगे इसे? न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा कि ये डायहेड्रल एंगल की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे देखो ये थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इसे क्या बोलोगे? स्टैगर्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? स्टैगर्ड। अब अगर ये पूरी तरीके से ढक दे, चलिए मैं नहीं लिखता इसे, आगे के लेक्चर में देखेंगे उसे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा था, ये देखिए यहाँ पे 3 पेन है मेरे पास, ये 3 पेन, यहाँ पे इसे बोलेंगे स्टैगर्ड, इसे बोलेंगे स्टैगर्ड।
देखिए इसे क्या बोलोगे आप, एक मिनट दीजिए मुझे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, स्टैगर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। अगर पूरी तरीके से ढक ले तो क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ऐसे करते हैं। तो हम स्टैगर्ड को ही किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूमैन में। इक्लिप्स को भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर इक्लिप्स में कर दोगे तो ये आपको ये डंडे के ऊपर ये डंडा आ जाएगा, दिखेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इन 2D। 2D में हम इस तरीके से मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, इस बॉन्ड के यहाँ पे देखोगे पॉइंट पे, तो इसे कहेंगे वेज। इसके बाद बिलो द प्लेन वाला डैश हो जाएगा। दो बॉन्ड के बीच में देखोगे तो क्या हो जाएगा, फिशर प्रोजेक्शन हो जाएगा। अलोंग द लाइन देखोगे तो सॉहर्स हो जाएगा। और ये सॉहर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किससे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में तो आप देखिए फ्रंट कार्बन को हम डॉट से बता रहे हैं, और रेयर कार्बन जो पीछे वाला कार्बन है उसको सर्कल से बता रहे हैं, उसकी वैलेंसी भी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए। इसके आगे का जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।